हरि ओम नमो नमः। अभी हम सिद्धांत कौमुदी पढ़ाने जा रहे हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते कहे, इसका संज्ञा प्रकरण चल रहा है इस समय। संज्ञा प्रकरण में सूत्र है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। कितने पद का सूत्र है? 2 पद का सूत्र है। द्विपदात्मकम इदम सूत्रम। तुल्यास प्रयत्नम इति समस्तम प्रथमांतम, सवर्णम इति प्रथमांतम संज्ञादलम। तुल्यास प्रयत्नम ये क्या है? संज्ञी दल। किसकी सवर्ण संज्ञा होती है? तो तुल्यास प्रयत्न। तुल्यास प्रयत्नम में समास है। क्या समास है? तो देखो, पहले तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य वर्णजालस्य तत्तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, ये बहुव्रीहि समास होती है। पहले यहाँ एक शेष होता है, द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है, इसके बाद बहुव्रीहि समास होता है कि नहीं? इसलिए एक शेष गर्भ, द्वंद्व गर्भ, बहुव्रीहि समास इसमें है। एक शेष कहाँ होता है भैया? तो तुल्यौ, तुल्यौ यहाँ पर क्या होता है? एक शेष होता है। तुल्य शब्द 2 ठो हैं, तुल्यंच तुल्यश्च इति तुल्यौ, तुल्यंच तुल्यश्च इति तुल्यौ। 2 तुल्य शब्द है। एक ठो नपुंसक लिंग है, एक ठो पुल्लिंग है। क्यों ऐसा है भैया? इनमें एक शेष हो जाता है तो एक ठो तुल्य बचता है पुल्लिंग वाला, जिसे क्या होता है? तुल्यौ ये हो जाता है। ठीक है भैया? जैसे रामौ, रामश्च रामश्च इति रामौ, राम राम बराबर राम राम औ रहता है, एक शेष हो जाता है, क्या बचता है? रामौ, है कि नहीं? उसी तरह यहाँ तुल्य तुल्य 2 हैं, एक शेष हो गया, क्या बचा? तुल्यौ। ठीक है भैया? तो तुल्यंच तुल्यश्च इति तुल्यौ। एक नपुंसक लिंग है पहला वाला, दूसरा क्या है? पुल्लिंग है। ऐसा क्यों भैया? तो कहा इसलिए। ये तुल्य 2 क्यों है पहले तो बताइए। कहा इसलिए क्योंकि देखो आगे जब आप बढ़ोगे ना, आस्य प्रयत्न में क्या? आस्य प्रयत्न क्या पाओगे? आस्यंचा प्रयत्नस्य इति आस्य प्रयत्नौ। आस्य और प्रयत्न का द्वंद्व समास होता है कि नहीं? तो आस्यंचा प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नौ। यहाँ देखो आस्य और प्रयत्न 2 शब्द हैं, है कि नहीं? आस्य का मतलब होता है, अभी आगे आपको बताया जाएगा, आस्य का मतलब होता है तालवादी स्थान, और प्रयत्न का मतलब होता है आभ्यंतर प्रयत्न। समझे कि नहीं? आस्य का मतलब क्या है? प्रयत्न का मतलब क्या है? समझे कि नहीं? तो अब देखो, ये आस्य और प्रयत्न 2 हैं कि नहीं हैं? दोनों तुल्य होना चाहिए। आस्य भी होना चाहिए तुल्य, और आभ्यंतर प्रयत्न भी तुल्य होना चाहिए। इसीलिए तुल्य द्विठ होगा तभी ना काम चलेगा। दोनों तुल्य होना चाहिए, इसलिए तुल्य क्या है? 2 है। और एक चीज और ध्यान देना, जो आस्य है वो नपुंसक लिंग है, इसीलिए पहला वाला आस्य तुल्य क्या रहेगा? नपुंसक लिंग रहेगा। और जो प्रयत्न है वो पुल्लिंग है, इसलिए जो दूसरा वाला तुल्य रहेगा वो क्या रहेगा? पुल्लिंग रहेगा। समझे कि नहीं? इसीलिए तुल्यंचा नपुंसक लिंग, दूसरा का जो है तुल्यश्चा। ठीक है भैया? पुल्लिंग वाला कर देना। तो तुल्यंचा तुल्यश्चा इति तुल्यौ, एक शेष हो गया। और आस्य और प्रयत्न क्या कर देना? इतरेतर योग द्वंद्व समास। तो क्या हो जाएगा? आस्यंचा प्रयत्नश्चा इति आस्य प्रयत्नौ। फिर तुल्यौ और आस्य प्रयत्नौ का क्या कर देना? बहुव्रीहि समास। तुल्यौ का यानी तुल्य का और आस्य प्रयत्न का क्या कर देना? बहुव्रीहि समास। तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य वर्णजालस्य तत्तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, है कि नहीं? जिस वर्ण जाल का, जिस वर्ण समूह का आस्य प्रयत्न दोनों क्या हो? तुल्य हो, है कि नहीं? आस्य प्रयत्न दोनों तुल्य हो, उसकी क्या होती है? परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है। समझे कि नहीं? मिथा सवर्ण संज्ञा स्यात्। ये सूत्र का अर्थ सामान्य रूप से आ जाता है। ठीक है भैया? अब देखो, इसमें शब्द आया है आस्य। क्या आया है? प्रयतन, प्रयतनम प्रयतना। यज याच यत विच्छ प्रच्छो नंग, इससे क्या हो जाता है? नंग प्रत्यय होकर के क्या बनना है? प्रापूर्वक यत धातु से यज याच यत विच्छ प्रच्छ रच्छो नंग, इसे नंग प्रत्यय होकर के यत्न प्रयत्न बनता है। समझे कि नहीं? प्रयत्न नंगंतः पुल्लिंगा, तो प्रयत्न बनता है। तो प्रयतनम प्रयतना, है कि नहीं? और अब बचा क्या?
प्रयत्न से क्या लेना है? आभ्यंतर प्रयत्न। क्योंकि प्रकृष्टो यद्यपि लोक में प्रयत्न और यत्न दोनों समानार्थक देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रकृष्टत्व विवक्षित है। क्या विवक्षित है? विवक्षित है। सूत्र में तुल्यास प्रयत्न में, सूत्र में जो प्रयत्न में प्रा शब्द है वो उसका जो प्रकृष्टत्व अर्थ है वो विवक्षित है। समझे कि नहीं? जिससे प्रकर्षस्या वर्णोत्पत्त्यभिहित प्राक्षण भावित रूपा, वर्ण के उत्पत्ति के तुरंत प्राक्षण होने वाला जो है जिससे वर्ण उच्चारण होते हैं वही क्या है? प्रयत्न है। उसी को प्रयत्न शब्द से लेना है। समझे कि नहीं? तो वो है आभ्यंतर प्रयत्न, इसलिए आभ्यंतर प्रयत्न ही लेना है। समझे कि नहीं? अब आया आस्य। आस्य का मतलब क्या है? आस्य की सिद्धि कैसे होती है? तो देखो, आस्य शब्द जो है असु क्षेपणे धातु है। असु क्षेपणे धातु है। उससे क्या करते हैं? आस्यन्ते प्रकाशन्ते वर्णाः अनेन इति आस्यम। रिहलोर्यत, रिहलोर्यत, इस सूत्र से हलंत मार के क्या हो जाता है? ण्यत प्रत्यय हो जाता है। तो क्या बनता है? और करण अर्थ में होता है, क्योंकि आस्यन्ते प्रकाशन्ते वर्णाः अनेन। तो अनेन क्या है? करण अर्थ में ण्यत प्रत्यय होता है। तो क्या होगा? अस ण्यत, ण्यत में बचेगा या, तो अस या और अत विधाय से वृद्धि कर दो तो क्या हो जाएगा? आस या, आस या मिला दो, आस बन गया। अब ये आस अथवा इसी सूत्र से रिहड़ो ण्यत से ण्यत प्रत्यय अधिकरण अर्थ में भी कर सकते हो, तब विग्रह होगा। लेकिन क्या? अस्यते ग्रासो अस्मिन, अस्यते अस्मिन इति आस्यम। तो रिहलो ण्यत से दो अर्थ में ण्यत प्रत्यय करके आस्य शब्द बनाया जा सकता है, करण अर्थ में अथवा अधिकरण अर्थ में। समझे कि नहीं? ध्यान रखना, विग्रहों का ध्यान रखना। तो आस्य बन गया। आस्य का मतलब हो गया मुख। समझे कि नहीं? जिसमें ग्रास खाया जाए, ग्रहण किया जाए, वो क्या है? आस। आस्य माने मुख। तो ये ण्यत प्रत्यांत यानी कृदंत, ण्यत प्रत्यय क्या है? कृत प्रत्यय है। तो ण्यत प्रत्यांत जो आस्य शब्द बना यानी कृदंत जो आस्य शब्द बना उसका अर्थ रहा मुख। अब इस आस्य शब्द से, अब देखो मुख तो सबका क्या है? एक ही है, समान ही है, तुल्य ही है सभी वर्णों का। सभी वर्ण मुख से उच्चारण होते हैं। समझे कि नहीं? तो सभी वर्णों का मुख क्या है? तुल्य ही है। कोई ऐसा वर्ण रहेगा जिसका मुख क्या ना हो? तुल्य ना हो। सभी तो मुख से उच्चारित होते हैं, इसलिए मुख क्या हो जाएगा? अव्यावर्तक हो जाएगा, किसी का व्यावर्तक नहीं रह जाएगा, इसलिए मुख ग्रहण ही व्यर्थ हो जाएगा। समझे कि नहीं? इसीलिए मुख आस्य शब्द, आस्य शब्द क्या हो जाएगा? ग्रहण व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए आस्य शब्द से क्या लेना है यहाँ? आस्य भवम आस्यम। इस विग्रह में आस्य शब्द से शरीराव्यवाद्यत, इस सूत्र से भवार्थ में यत प्रत्यय करना है। समझे कि नहीं? तो आस्य यत, आस्य यत। अब फिर क्या करना? पूर्व की भा संज्ञा कर देना और यसे जैसे या का, या के आका लोप, लोपे बराबर से या का लोप, तो क्या बचेगा? आस या मिला दो, आस्य। सु आएगा, सुकाम हो जाए, क्या बन जाएगा? आस्यम। आस्यम का मतलब हो गया आस्य भवम यानी तालवाद स्थानम। आस्य में जो हो, मुख में जो हो। तो मुख में यद्यपि लार आदि भी है कि नहीं? लेकिन वर्णोपयोगी लेना है, शास्त्र है, तो वर्णोपयोगी जो तालवादी स्थान है वही क्या लेना है? आस्य भवम से लेना है। तो कौन लिए जाएंगे? तालवादी स्थानम। इसीलिए आस्यम का अर्थ क्या हो गया? तालवादी स्थानम। क्या नहीं है? मुखम नहीं है। समझे कि नहीं? इसीलिए भाष्यकार ने भी कहा तद्धितांतम आस्य ग्रहणम कर्तव्यम, है कि नहीं? तद्धितांत आस्य ग्रहण करना चाहिए। तो आज मैंने यत प्रत्यय करके, ठीक है ना भैया? तो इस तरह से आस्य शब्द की सिद्धि होती है। तो प्रयत्न भी जान गए, आस्य भी जान गए, क्या यार? तो अर्थ क्या हो गया इसका? और यस्य देखो, तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य वर्णजालस्य। यस्य है ना, यस्य षष्ठी है, षष्ठ्याः जनकत्वम अर्थः। समझे कि नहीं? षष्ठ्याः जनकत्वम अर्थः। तो क्या अर्थ होगा? यद वर्ण जनकौ आस्य प्रयत्नौ, यद वर्ण जनकाभ्याम आस्य प्रयत्नाभ्याम तुल्यौ तयो मिथा सवर्ण सावर्ण्यम वाच्यम, है कि नहीं? यद वर्ण जनक आस्य प्रयत्न का, यद वर्ण जनक आस्य प्रयत्न के साथ तुल्यता हो, उनकी परस्पर में क्या होती है? ऐसे जो वर्ण हैं उनकी परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है। तो जैसे आ का दीर्घाकार के साथ है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यद वर्ण जनक आस्य प्रयत्न, तो दोनों का क्या है? विपरीत ही, एक का प्रयत्न है और कंठ स्थान है, और इसका भी रस वाले का भी दीर्घ वाले का भी वर्ण जनक क्या है? जो आस्य प्रयत्न है वो एक ही है, कंठ और विपरीत।
और उस दीर्घ वाले का भी क्या है, कंठ भी और विपरीत दोनों है, अतः तुल्यता है दोनों की, अतः क्या हो जाएगी, इनकी परस्पर में सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। समझे कि नहीं? तो इसी तरह से समझ लेना चाहिए। ये देखो थोड़ा सा ध्यान देने वाली ये बात है कि तुल्य शब्द जो है, तुल्य का मतलब होता है सादृश्य, सादृश्य का मतलब होता है तद्भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वम सादृश्यम, तद्भिन्न हो तद्गत भूयो धर्मवत्व भी है। जैसे चंद्रैव मुखम, तो चंद्रैव मुखम, चंद्र की सदृशता कहाँ लाते हैं, मुख में। तो चंद्रगत भूयो धर्मवत्व है जो कौन सा, आह्लाद जनकत्व, चंद्र में रहने वाला धर्म कौन सा है, आह्लाद। तो वो धर्म किस में, चंद्र में भी है, मुख में भी है। तो तद्गत भूयो धर्मवत्व भी कहाँ है, मुख में आ गया। और चंद्र से मुख क्या है, भिन्न भी है, अतः तद भिन्नत्वे सति मुख में बैठा है, अतः तद्गत भूयो धर्मवत्व भी है मुख में और तद भिन्नत्व भी है। इसलिए चंद्र की सदृशता कहाँ चली जाएगी, मुख में। लेकिन ह्रस्वाकार की सदृशता ह्रस्वाकार में नहीं जाएगी। क्यों, यद वर्ण जनक आशय प्रयत्न, तो कंठ और विपरीत दोनों का इसका क्या है, जनक है, आशय प्रयत्न है। वही आशय प्रयत्न किसका जनक है, उसका भी है। तो इसलिए दोनों स्थान प्रयत्न क्या हो गए, दोनों के तुल्य हो गए, माने एक ही हो गया। तो भिन्न नहीं रहा, तद भिन्नत्व नहीं गया, तदगत भूयो धर्मवत्व चला गया, लेकिन तद भिन्नत्व नहीं गया। इसलिए क्या, क्योंकि दोनों का स्थान क्या है, जनक जो आशय प्रयत्न है वो एक ही है, कौन, विपरीत और कंठ। समझे कि नहीं? इसलिए दोनों में क्या हो गया, समानता हो गई, भिन्नता नहीं हुई। तो इसलिए सादृश्यता नहीं जाएगी, सादृश्य तुल्य नहीं होगा, तुल्य नहीं होंगे तो सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। कहा नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, प्रत्युच्चारण शब्दा भिद्यन्ते, जिसलिए प्रत्युच्चारण से शब्द क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए आ क्या है, माने अब वर्ण जो है, जो ह्रस्व पहली बार ह्रस्व आ उच्चारण किया वो भिन्न है, दूसरा जो ह्रस्व आ है वो भिन्न है। और आ में जो भिन्नता है वही कहाँ ला देंगे, जो वर्ण में उच्चारणगत भेद सिद्ध है वो स्थानों में भी ला देंगे, कंठ और विपरीत में भी वो भिन्नता ला देंगे, आरोपित कर देंगे, जिससे दोनों का स्थान प्रयत्न भी क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो तद भिन्नत्व भी चला जाएगा, जिससे सवर्ण संज्ञा हो जाती है। ठीक है ना? अब कहे भैया ये बताइए तुल्य स्थान क्यों कहते हैं, तुल्य प्रयत्न क्यों कहते हैं? तो कहा तुल्य प्रयत्न अगर नहीं कहेंगे तो केवल कहेंगे तुल्य स्थान हो जिनकी, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। तो क्या होगा, वाकस चोतदी, यहाँ क्या होगा, सा और चा की भी सवर्ण संज्ञा होने लगेगी। क्यों, दोनों का तुल्य स्थान है कि नहीं है, सा का भी तालु है और चा का भी तालु है, तो दोनों की सवर्ण संज्ञा होने लगेगी। सवर्ण संज्ञा होने लगेगी तो क्या समस्या है, तो झरो झरी सवर्णी क्या होने लगेगा, चा का लोप होने लगेगा। हल हो जाएगा का, उसे परे झल हो जाएगा चा, उसका लोप होता है, सवर्णी झल परे कौन हो जाएगा, सा, इसलिए चा का लोप होने लगेगा। इसीलिए क्या कहना चाहिए, तुल्य प्रयत्न भी कहना चाहिए। जब तुल्य प्रयत्न भी कह दोगे तो सा और चा का स्थान तो एक है, आज से तो ये तुल्य है, लेकिन प्रयत्न तुल्य नहीं है। क्यों, क्योंकि आ का जो चा है उसका प्रयत्न क्या है, स्पृष्ट है, और जो सा है उसका क्या है, सल ऊष्माणा, और ईसद विपरीत ऊष्माणा है कि नहीं। तो ईसद विपरीत उसका आभ्यंतर प्रयत्न है, इसलिए भिन्न भिन्न हो जा रहा है, एक नहीं है। इसीलिए क्या नहीं होगी, तुल्य नहीं रहेगा, जिससे सवर्ण संज्ञा इनकी नहीं होती। इसलिए तुल्य प्रयत्न भी कहना चाहिए। कोई कहा भैया तुल्य प्रयत्न नहीं कह दो, तुल्य से मत कहो, तो कहा तरपता त पा त। अब यहाँ देखो पाता की होने लगेगी, क्यों, प्रयत्न दोनों का पा और ता दोनों का क्या स्पृष्ट ही है, इसलिए दोनों की सवर्ण संज्ञा होने लगेगी। पा का लोप होने लगेगा उसी से, किससे, झरोझरी सवर्णे से, हला परस झरा लोपा से सवर्णे झरी, कहे लोप होने लगेगा। इसीलिए क्या कहना चाहिए, तुल्य आज से भी कहना चाहिए। तो पा और ता का तुल्य प्रयत्न तो है, स्पृष्ट दोनों का एक ही प्रयत्न है, लेकिन स्थान एक नहीं है। एक का क्या है, पा का क्या है, उपपद मानिया नाम ओष्ठ है, और ता का ऋतुलसा नाम दंता, दंत है, इसलिए नहीं होगा। तो इसलिए तुल्य स्थान तुल्य प्रयत्न ये भी कहना चाहिए। और यावत सवर्ण संज्ञा में यावत आस्य भव तुल्यता विवक्षित है। क्या है, आस्य भव तुल्यता विवक्षित है। यावत आस्य भव तुल्यता का मतलब ये है कि पूरा का पूरा स्थान मिलना चाहिए। समझे कि नहीं, थोड़े से काम चलने वाला नहीं। इसीलिए ए और ई की सवर्ण संज्ञा नहीं होती। किसकी, क्यों, क्योंकि ए का क्या है, ए दई तो कंठ तालु, कंठ और तालु है। ई का क्या है, तालु है,
तो इसलिए क्या नहीं मिल रहा है, ए का ई के साथ मिल रही है, इसीलिए ए और ई की सवर्ण संज्ञा। इसीलिए यजुस्से के साम, यजुसी ए के साम, यहाँ क्या नहीं होता, दीर्घ नहीं होता। क्यों? यजुसी ए के साम, तो आग से सवर्णी अच परे ए नहीं है क्योंकि सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। तो इसीलिए नहीं होती क्योंकि यावद आस्य भाव तुल्यता विवक्षित है। समझे कि पूरा का पूरा आस्य भाव तुल्यता होनी चाहिए, थोड़ा मिलने से सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। समझे कि नहीं? तो नहीं हुई, तो इसीलिए क्या नहीं होता, सवर्ण दीर्घ नहीं होता, क्या होता है, यण हो जाता है, जिससे यजुस्से के साम ये पाणिनि जी का सूत्र निर्देश सिद्ध हो जाता है। अतः इससे ये पता चलता है कि भावतुल्यता लेना है सवर्ण संज्ञा में। आज इतना ही करके अपनी वाणी विराम देता हूँ। नमो नमः।